नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्सर्जन टॉपिक यानी कि एक्सक्रीशन पे बात करेंगे। एक्सक्रीशन प्राणियों में कैसे होता है यानी कि पौधों में कैसे होता है और जंतुओं में कैसे होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस पे चर्चा करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्सर्जन या एक्सक्रीशन होता क्या है। हमारे शरीर में ढेर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं, यानी कि जो हमारा भोजन पच जाता है, पचने के बाद क्या होता है, वो कोशिकाओं सेल्स में जाता है, जहां पे उसको एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। एनर्जी के रूप में यूज करने के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, जो अवशेष या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो बच जाते हैं वहां पे, और वो कोशिका को हानि पहुंचाते हैं क्योंकि वो विषैले पदार्थ होते हैं। तो कोशिका के द्वारा उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। अब बॉडी से वो 2-3 तरीकों से निकाल सकते हैं, तो वो सारे तरीकों के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो ये जो जितने भी तरीके हैं बॉडी से यानी शरीर से बाहर निकालने को ही क्या कहते हैं, यानी विषैले उत्सर्जी पदार्थ यानी विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। सपोज डैट कि आप बिस्कुट लेके आए, ठीक है, या फिर आप आलू टमाटर सब्जियां लेके आए और घर में आपने क्या किया, आपने सब्जी बनाई। तो सब्जी बनाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, आलू को पील करते हैं, छील लेते हैं, लौकी को भी छील लेते हैं, कटहल को भी काट लेते हैं, ठीक है, उसके छिलके को उतार देते हैं, और या फिर फल खाते हैं तो उसका भी छिलका उतार के खाते हैं। तो हमने आलू की सब्जी बना ली, लेकिन आलू का छिलका अगर जहां पे है वो वहीं पड़े पड़े क्या होगा, सड़ने लगेगा, बदबू करने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक देते हैं या फिर गाय को दे देते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो यही चीज ठीक हमारा शरीर भी करता है। शरीर के अंदर जो भी हम लोगों ने खाना खाया है, वो पचने के बाद जो भी उसका बाई प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो कि विषैला होता है, उसको शरीर क्या करता है, अपने शरीर से बाहर निकालता है। इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके कि उत्सर्जन में पौधों में कैसे होता है और जंतुओं में कैसे होता है। प्राणी मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी एक्शन द्वारा या फिर और से अंतर्ग्रहण, ठीक है, गतिविधियों द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अन्य आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचयन यानी कि उसको स्टोरेज करते हैं, ठीक है। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। इस वीडियो में हम लोग इन पदार्थों के साथ ही साथ विशेष रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन के बारे में भी बात करेंगे। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक हैं, ठीक है। इनमें अमोनिया सर्वाधिक टॉक्सिक होता है। पूछा जाता है कि जो भी हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, अमोनिया होता है, और इसके निष्कासन के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। यूरिक अम्ल कम विषाक्त होता है यानी कम जहरीला होता है, और जल की कम मात्रा के साथ भी इसको शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। अब देख लेते हैं कि अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमीनोटैलिक, ठीक है, जो भी प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटैलिक कहते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरिकोटैलिक कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे कि अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमीनो उत्सर्ग या एमिनोटैलिक कहते हैं। अनेक मछलियां उभयचर यानी उभयचर मतलब वो कौन, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, और जलीय कीट यानी कि ऐसे जीव जंतु जो बहुत ज्यादा देर तक पानी में रहते हैं या फिर पूरी तरह से पानी में ही रहते हैं, ठीक है, यानी पानी से बहुत उनका निकट का संबंध है, वो अमोनिया उत्सर्जित प्रकृति के होते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए किस चीज की ज्यादा जरूरत है, पानी की ज्यादा जरूरत है। ज्यादा जितना ज्यादा पानी अमोनिया को चाहिए, उससे कम पानी किसको चाहिए, यूरिया और यूरिक एसिड को चाहिए, ठीक है। तो अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता है, इसीलिए इसमें क्या है, मछलियां हैं, उभयचर हैं और जलीय कीट हैं, ठीक है। अमोनिया सरलता से घुलनशील होता है पानी में, इसलिए आसानी से अमोनिया, ठीक है, अमोनियम आयनों के द्वारा क्या होता है, मछली की सतह से या गिल के द्वारा पानी में विसरित हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। इस उत्सर्जन में
किडनी की कोई भूमिका नहीं होती है। इसीलिए इन प्राणी को क्या कहते हैं, अम्यूनोटेलिक कहते हैं। अब स्थलीय आवास में यानी कि जो लोग जमीन पे रहते हैं, जैसे हम मनुष्य, सारे बकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या है, स्थलीय आवास है, स्थल पर रहने वाले जीव हैं। तो स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु तथा जल की हानि से बचने के लिए, अब देखिए जो स्थल पे रह रहा है, नेचर ने बहुत सोच समझ के हम लोग का उत्सर्जन तंत्र बनाया है। अब देखिए हम स्थल पे रह रहे हैं तो हम हमेशा पानी के निकट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब स्थल पे अगर पानी आएगा तो हम लोग उसमें डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो हम लोग का बॉडी क्या है, पानी को बचाता है, उतना ही पानी शरीर से बाहर निकालता है जो कि विषैला हो चुका होता है या विषैले पदार्थों को निकालने के लिए जरूरी होता है। तो स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम विषैला नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए आपने गौर किया होगा कि जहां पे आप रेलवे स्टेशन जाइए और आपका भी ऐसे जो शेडिंग होती है, ऐसे वाली शेडिंग रेलवे स्टेशन पे, उसके नीचे आप बेंच जो होता है उस पर देखो, जब कबूतर बीट कर देता है, यानी कबूतर जो अपना मल त्याग करता है वो बेंच पे या जमीन पे, फर्श पे गिरता है तो वहां पे धब्बे पड़ जाते हैं। वो साफ होने के बाद भी क्या है, वहां का रंग उड़ जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। वो बहुत यूरिक एसिड का करते हैं, ठीक है, और इसी कारण वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है और वहां का रंग उड़ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर, ठीक है। स्थलीय उभयचर मतलब क्या, जो ज्यादातर स्थल पर रहते हैं और क्या पानी में भी जाते हैं। और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करती हैं और यूरिया उत्सर्जन यानी यूरियोटेलिक कहलाती हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो यकृत है यहाँ पे क्या कर रहा है, अमोनिया को किसमें परिवर्तित कर रहा है, बदल रहा है, यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है और वहां से फिर क्या करते हैं, ब्लड में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे बाद में क्या होता है, किडनी यानी वृक्क द्वारा निस्यंदन, आपने ये वर्ड सुना होगा, निस्यंदन मतलब छानना, किडनी द्वारा क्या होता है, छान कर उत्सर्जित यानी शरीर से बाहर कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्क यानी किडनी की मैट्रिक्स में यानी, ठीक है, अपेक्षाकृत परासरणता, ठीक है, परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों यानी कि रेप्टाइल्स, पक्षियों यानी कि बर्ड्स, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ पेस्ट के रूप में होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो पक्षी होते हैं, ठीक है, या जो सरीसृप यानी कि सांप हो गए, ठीक है, ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बार बार स्थल पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है, ये उड़ते रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये बार बार स्थल पे आएंगे, बार बार इनको पानी की प्यास लगेगी। अगर ये लोग अपने उत्सर्जी पदार्थ में यानी कि एक्सक्रीशन में यूरिन के थ्रू या पॉटी के थ्रू अगर ज्यादा शरीर से पानी बाहर अपना कर देंगे तो इन्हें प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा तो इन्हें बार बार जमीन पे आना पड़ेगा, बार बार पानी पीना पड़ेगा और उसमें क्या होगा कि इनके ऊपर शिकारियों का खतरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये डेंजर में आ जाएंगे कि इनको ज्यादा हमलावर इनके आसानी से शिकार कर सकते हैं। इसीलिए नेचर ने ऐसा किया है कि जो पक्षियां होती हैं वो बहुत कम पानी का यूज करती हैं और जो उनकी बीट होती है वो बहुत ज्यादा पेस्ट टाइप की होती है, ठीक है, और जहां गिरती है वहां से रंग उड़ जाता है, ठीक है, और इसीलिए इन्हें यूरिक अम्ल उत्सर्जन यानी कि यूरिकोटेलिक कहते हैं, ठीक है। जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटेलिक कहते हैं और जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उसे अम्यूनोटेलिक कहते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग भी पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकी में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकों में यानी कि वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम लोग हैं में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं। हमारे अंदर क्या है, हमारा बॉडी बहुत ज्यादा उन्नत किस्म का है, इसमें बहुत ढेर सारे मल्टी ऑर्गन लगे हैं जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो जो भी मतलब मेन उत्सर्जन का काम कौन करता है, यूरिन बनाने का काम कौन करता है, किडनी ही करता है, ठीक है, वृक्क इसे हिंदी में कहते हैं। इन संरचनाओं के कुछ प्रमुख रूप मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आदि वृक्क, ठीक है, जिसे प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, या ज्वाला कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल्स, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज जैसे चपटे क्रीमी जो आते थे, या प्लेनेरिया, ठीक है, इन सब में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं उत्सर्जी अंग के रूप में। केचुए व अन्य एनिलिडास में
नलिकाकार यानी ट्यूबलाइक उत्सर्जी अंग यानी नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। और ये नेफ्रीडिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचिट्टा यानी कॉकरोच जो जिसको देख के अधिकतर लोग डर जाते हैं, तिलचिट्टा जो होता है इसके सहित अधिकांश कीटों में, ठीक है, उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपिगी नलिकाएं यानी मैलपिगी ट्यूब्स पाई जाती हैं। मैलपिगी ट्यूब्स क्या करती है कि नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन तथा क्या परासरण नियमन में मदद करती है। झींगा मछली जो आप देखें कई जगह बिकते हुए झींगा, जिसे इंग्लिश में या साइंस की भाषा में प्रॉन कहते हैं, जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां जिन्हें एंटिंगलॉन्ग कहते हैं या हरित ग्रंथियां यानी ग्रीन ग्लैंड्स जो होती हैं वो उत्सर्जन का काम करती हैं। तो ये केचुए का भी आपसे पूछ सकते हैं कि केचुए में, जैसे कि ये पूछ सकता है कि मानव में जैसे किडनी है, वृक्क है, उत्सर्जन का काम कर रही है, उसी तरह केचुए में कौन सी चीज है जो उत्सर्जन का काम करती है, ये पूछ सकता है। तो इसमें आपको क्या है, नेफ्रीडिया जो है वो केचुए में उत्सर्जन का काम करती है। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और अकशेरुकी जैसे कि एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर कैसे निकलता है, तो इन सब में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, वो लगातार सेल्स में बनता रहता है और उसके अंदर क्या होते हैं बाकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भरते रहते हैं। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो वापस क्या करते हैं, ये बाहर की तरफ कोशिका कला की तरफ यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं और उसे चिपक जाते हैं और थोड़ी देर में वहां से क्या होता है, ये डिफ्यूज कर जाता है, वहां से बाहर निकल जाता है। जो स्पंज होता है इसमें अपशिष्ट पदार्थ जल की धारा के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो सिलेंट्रेट जैसे कि हाइड्रा, ओबिलिया तथा और जो सिलेंट्रेट जंतु हैं उसमें अमोनिया व CO2 सरल विसरण द्वारा जल में विसरित हो जाते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थिस का तो बता ही दिया। प्लेनेरिया जैसे फीता कृमि में सीलिएटेड फ्लेम्ड सेल होती हैं, ठीक है, जो कि उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। एनिलिडा में बता ही दिया है कि केचुआ होता है, नेरिस होता है जिसमें नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है, ठीक है। ऑर्थोपोडा यानी कि प्रॉन और क्रैब्स में एक जोड़ी ग्रंथियां उत्सर्जी अंगों का कार्य करती हैं। ये अमोनिया व यूरिक एसिड का उत्सर्जन करती हैं, ठीक है। कीटों व मकड़ों में धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं जिसे मैलपिगी नलिकाएं, जो भी मैंने बताया मैलपिगी ट्यूब्स कहते हैं, उत्सर्जन अंग का काम करते हैं, ठीक है। और मोलस्का में उत्सर्जन अंग होता है, मोलस्का जो जैसे कि सीपी, घोंगा, ये होता है, मोलस्का में उत्सर्जन अंग होता है रीनल ऑर्गन्स कहते हैं या रीनल अंग कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि अलग अलग संघ का नाम लेके उसका उत्सर्जन अंग आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा, और नहीं तो इसका मैं वीडियो में मतलब बाद में गूगल क्लासरूम पे इसका लिंक आपको दे दूंगा। हम लोग बात करते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क यानी कि एक जोड़ी किडनी होती है, एक मूत्र वाहिनी, ठीक है, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। अब इसमें जो मूत्राशय होता है यानी कि उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितना भी किडनी मूत्र बनाती है इस ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है। फिर एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां होती हैं जिसे यूरेटर्स कहते हैं, और एक मूत्र मार्ग होता है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब जो किडनी होती है ये उदर में यानी कि यहाँ नीचे की साइड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है और बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि राजमा आप लोग खाते हैं, राजमा, तो राजमा का जैसा शेप होता है ना, उस शेप का होता है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में बीन लाइक स्ट्रक्चर में कौन सी चीज है, तो वो किडनी होती है। हमारे पास एक जोड़ी किडनी होती है। और किडनी का एक और खासियत है, जब तक ये अपने कार्य क्षमता का 10% भी अगर काम कर रही हो तो बॉडी पे कोई असर पता नहीं चलता है, ठीक है। ये सिर्फ आप जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है उसके थ्रू ही पता कर सकते हैं। जब ये 10% अपनी कार्य क्षमता के 10% के नीचे काम करना शुरू करती है तब जाके बॉडी में हमारे सूजन, स्वेलिंग आनी शुरू होती है, तब बाकी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और किडनी में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में से होता हुआ ये मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तक जब तक एकत्र होता है, यानी मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो था उसमें एकत्र होता रहता है। और फिर
तब तक एकत्र होता रहता है जब तक कि दाब नहीं बन जाता है। जब ज्यादा दाब बन जाता है, प्रेशर बन जाता है, तो ये मूत्र मार्ग से क्या होता है, निकल जाता है। अब ये मूत्र यानी कि जो यूरिन है ये किस तरीके से तैयार होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से यानी कि खून से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको छानकर बाहर निकालना है। यानी कि किडनी हमारे शरीर में एक छन्नी की तरह काम करती है। जैसे कि हम चाय छानते हैं, तो चाय छानने में क्या करते हैं, हम लोग चाय को छानते हैं तो चाय में हमारा क्या पड़ा है, चाय पत्ती पड़ी है, और अदरक मान लीजिए अदरक डाला तो अदरक पड़ा है, तो वो क्या होता है, चाय छन्नी में छन जाता है और उसके नीचे चाय निकल जाता है गिलास में। उसी तरह रुधिर में क्या होता है, रुधिर को भी छानने के लिए क्या होता है, किडनी होती है। तो रुधिर में छानने की जरूरत क्यों पड़ती है, जो भी हमारा पचा हुआ भोजन है, ठीक है, वो क्या होता है कि रुधिर में ही छोटी आंत से क्या होता है, रुधिर में डिफ्यूज हो जाता है वो एनर्जी, और वो रुधिर क्या करता है, वहां से पूरे बॉडी में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब हमको मालूम है कि जो भी उसने पचा हुआ भोजन का एनर्जी बाकी कोशिकाओं तक पहुंचाया है, और कोशिकाएं जब उसको यूज कर ली हैं, तो यूज करने के बाद जो उनके पास अपशिष्ट पदार्थ बना है वो भी वापस कोशिकाओं से लाना है। अगर वो कोशिकाओं में ही रह जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे उनको क्षतिग्रस्त कर देंगे क्योंकि ये बहुत विषैले होते हैं। तो वापस ये रुधिर में कोशिकाएं छोड़ देती हैं और रुधिर इनको लेके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। वहां से ये किडनी के पास आते हैं और किडनी क्या करता है, इनको छानने का, रुधिर को छानने का, फिल्ट्रेट करने का काम करता है, और तब जाके यूरिन का निर्माण होता है। ठीक, लोग को ये भी पता है कि फेफड़े से क्या होता है, CO2 अलग होता है। जैसे फेफड़ा क्या करता है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े में जाता है। वहां पे क्या होता है कि जो CO2 होता है वो फेफड़े में वापस चला जाता है, और वहां से हम लोग नाक के द्वारा CO2 बाहर छोड़ देते हैं, और फेफड़े में जो हम लोग सांस लिए हैं उससे जो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन गई है वो वापस फेफड़े में ब्लड में मिल जाती है, और वहां से पल्मोनरी वेन द्वारा वापस कहाँ आता है, हमारे हार्ट में आता है। तो फेफड़ा हमारा क्या करता है, CO2 का उत्सर्जन करता है। उसी प्रकार जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, यूरिया या यूरिक अम्ल, वृक्क से क्या करता है, वृक्क में जाके रुधिर से अलग कर लिया जाता है। यह कोई आश्चर्य की ही बात नहीं है कि किडनी में निस्यंदन जो छानना है वो फुफ्फुस की तरह बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं के गुच्छों द्वारा होता है। किडनी में प्रत्येक केशिका गुच्छ, ठीक है, एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है, और फिर क्या करती है, प्रत्येक किडनी में से एक ऐसे अनेक क्या कहते हैं, छानने वाले होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। यानी किडनी का जो यूनिट होता है, पूछा जाता है कि किडनी की यूनिट यानी वृक्क की यूनिट क्या है, वो नेफ्रॉन होती है। ढेर सारे नेफ्रॉन होते हैं जो छानने का काम लगातार करते रहते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या होता है, नेफ्रॉन ना बहुत आपस में एकदम पैक रहते हैं, एकदम पैक्ड रहते हैं। ठीक है, अब पैक नहीं रहेंगे कि बीच में जगह रहेगी तो ब्लड उसमें से फ्लो कर जाएगा, छान ही नहीं पाएगा। तो ये क्या करते हैं, आपस में खूब पैक्ड रहते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं। और क्या होता है, शुरुआती निस्यंदन में यानी शुरुआती छानने में कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण यानी सॉल्ट प्रचुर मात्रा में जल ये रह जाते हैं, इसको छान नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का पुनः यानी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन के बाद शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो कि किडनी को मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र क्या होता है, भंडारित होता है, और तब तक मूत्राशय को मतलब मूत्र को भंडारित करता रहता है कि जब तक उस पर इतना दाब ना हो जाए कि उसको मूत्र मार्ग से बाहर निकलना पड़े। अब मूत्राशय क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पेशी होता है, मस्कुलर होता है। इस कारण हम लोग क्या करते हैं, इस पे तंत्र का नियंत्रण रहता है। इसी के परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, मूत्र की जो निकासी है उसको रोक पाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें पेशाब लगा हुआ है, लेकिन हम लोग कहते हैं थोड़ी देर बाद जाएंगे, या एग्जाम देने बैठे तब पेशाब लग जाता है, तो ये होता है कि एग्जाम दे के उठेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हम लोग काफी देर तक रोके रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हमसे रोका नहीं जाता और हमको तुरंत इसको डिस्चार्ज करना ही पड़ता है। लेकिन आप ऐसे कंडीशन अगर हम लोग बार बार ऐसा कर रहे हैं, अपने रूटीन में आ गया कि पेशाब लगा हुआ था और जाके नहीं करते हैं, तो
होता क्या है, एक दिक्कत बता रहा हूं। होता यह है कि आप एक जैसे कि एक गुब्बारा लो, बलून, ठीक है, उस बलून को आप फुलाओ, जितना वो फूल सकता है उतना उसको फुलाओ, ठीक है। तो पहली बार आप जब गुब्बारे मतलब बलून को फुला रहे होगे तो आपको उसमें ज्यादा जोर से फूंकना पड़ रहा होगा, क्योंकि उसकी जो सतह थी एकदम टाइट टाइट थी, ठीक है। आप बहुत जोर से उसमें आपको फूंकना पड़ रहा था। फिर उसमें से हवा आप निकाल दो, ठीक है, फिर उसको फुलाओ, फिर उसमें से हवा निकाल दो, फिर उसको फुलाओ, फिर उसमें से हवा निकाल दो। ऐसा आप 10-15 बार करोगे तो जब आप 16वीं बार उसमें फूकने जाओगे तो आपको प्रेशर क्या होगा, बहुत कम लगाना पड़ेगा। और जब आप मुंह भी खोलोगे तो हवा क्या होगा, बहुत धीरे से निकलेगी उसमें से, उसमें हवा कुछ रह जाएगी, फिर आप दबाओगे तो बाकी की हवा उसमें से निकलेगी। तो सेम ये चीज आपके जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें होता है। जब जब क्या होता है कि हम इसमें मूत्र धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और किसी भी कारणवश यानी कोई भी हमको काम पड़ गया, कुछ भी ऐसा इमरजेंसी है या ऐसी कुछ परिस्थितियां जिसमें हम लोग क्या है यूरिन डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मूत्र इकट्ठा होते होते जितना इसका एरिया था ये पूरा भर गया। अब इसमें तो क्या है, किडनी तो लगातार ब्लड को छान रही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, यूरिन को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इस पे प्रेशर पड़ना शुरू होता है और ये धीरे धीरे और इसके साइज से थोड़ा सा और फूलना शुरू होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इसकी जो मतलब लचीलापन है, जो इसका कसापन है, वो ढीला होने लगता है। और बार बार ऐसे होने पे ठीक वो जैसे मैंने गुब्बारा बताया था उस तरह से इसकी हालत हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये जितना इसको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था वो प्रेशर क्रिएट ही नहीं कर पाती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब इसमें पेशाब तो भर गया है, अब पेशाब भरने के बाद हमको दर्द हो रहा है, लेकिन प्रेशर ना क्रिएट होने के कारण जो हमारे यूरिन डिस्चार्ज है वो एक मतलब फ्लो में नहीं हो पाता, बूंद बूंद के रूप में होता है और तब हमें दर्द होता है, क्योंकि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर का प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब ये कंडीशन आती कब है, अभी तो हम लोग वयस्क हैं, अभी तो हम लोग नहीं सोच रहे हैं, हमारा बॉडी हर कुछ झेल ले रहा है, लेकिन जैसे ही हमारी एज 50-55 के पार होगी और अगर हम ऐसा अभी बहुत सालों से ऐसा कर रहे हैं, लगातार हमारे मतलब आदत में है, तो ये बाद में जाके हमें बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी। फिर हमें यूरोलॉजिस्ट के पास भागना पड़ेगा, फिर यही सारे काम रहते हैं। तो आप जो भी चीज पढ़ते हैं उसको अपने ऊपर अप्लाई भी किया करिए। साइंस सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होता है, उस चीज को अपने ऊपर आप अप्लाई भी करिए, ठीक है। तो जैसे यूरिन बने आप यूरिन का डिस्चार्ज करिए ताकि आपके यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर कम आए और वो लॉन्ग लास्टिंग काम कर सके। अब बात कर लेते हैं किडनी की विकृतियां, यानी कि जो किडनी में बीमारियां हो जाती हैं, किडनी की जो खराबी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किडनी में कौन कौन सी खराबी होती है। तो किडनी जब सही से काम नहीं करती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, किडनी का मेन काम है ब्लड से यूरिया को छानना। तो जब किडनी सही से काम नहीं करेगी तो ब्लड से यूरिया को नहीं छान पाएगी और ब्लड में यानी कि खून में यूरिया की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिसे यूरीमिया कहते हैं, और ये बहुत ही हानिकारक होती है। यह वृक्कपात यानी किडनी फेल्योर के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। जब किडनी फेल्योर हो जाता है तो ऐसा होता है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन यानी कि यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस यानी कि रक्त अपोहन, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं रक्त अपोहन, ठीक है। हीमोडायलिसिस द्वारा इसमें क्या किया जाता है, यूरिया का शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसको इस तरह की दिक्कत होती है, ठीक है। अब रक्त अपोहन यानी कि हीमोडायलिसिस में क्या काम होता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। हीमोडायलिसिस या डायलिसिस में क्या होता है कि इस मतलब क्रिया में रोगी की धमनी में से रक्त को निकालकर उसमें हिपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर, ठीक है, डायलिसिस इकाई में भेजा जाता है। हिपैरिन क्या करता है कि ब्लड का थक्का जमने से रोकता है, जिसे मतलब अब क्या होता है कि डायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होती है वो एकदम किडनी की तरह काम करती है, यानी किडनी का काम जो छानने का काम था वही काम कौन कर रही है, वो डायलिसिस वाली मशीन कर रही है। और डायलिसिस वाली मशीन में खून को डालने से पहले उसमें हिपैरिन मिला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, ब्लड जमता नहीं, थक्का नहीं बनता है, ठीक है। और इससे क्या होता, और इसी डायलिसिस मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल किडनी किसे कहते हैं, जो हीमोडायलिसिस की मशीन होती है उसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। अब इस यूनिट में क्या होता है कि कुंडलित सेल्फोन नली लगी होती है, ठीक है, सेलोफेन नली लगी होती है, और ये ऐसा द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है।
अब ये क्या होती है, छिद्र युक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी द्रव्य यानी डायलिसिस किया हुआ, डायलिसिस जो लिक्विड होता है में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। ठीक है, अपोहनी द्रव्य में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते, बाहर की ओर जाते हैं और रक्त को लगातार शुद्ध करते रहते हैं। शुद्ध रक्त में हिपैरिन विरोधी डालकर, यानी पहले हमने क्या किया था, पहले की हिपैरिन डाला था, अब क्या किया हमने एंटी हिपैरिन डालकर उसे क्या किया, हम जो रोगी था उसकी वापस वेन्स में डालकर पुनः शरीर में भेज दिया। अब यह क्या है कि यह पूरे वर्ल्ड में यूरेमिक व्याधियों से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है, यानी कि जिसको यूरेमिया होता है, यानी कि जिसकी किडनी फेल हो जाती है, उसके लिए सिर्फ यही एकमात्र तरीका रह जाता है, डायलिसिस। आप क्या भी जान पहचान में या कहीं आपने सुना होगा कि लोग डायलिसिस के लिए जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक मशीन है, वो क्या काम करती है, किडनी का पूरा काम वो करती है। फिर आता है कि वृक्क की क्रियाहीनता, यानी कि को दूर करने के लिए एक अंतिम उपाय है वृक्क का प्रत्यारोपण, यानी कि अगर किडनी काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है, दूसरे का किडनी निकाल के किडनी ट्रांसप्लांट कर देना है। अब प्रत्यारोपण में जो क्या कंडीशन है कि मुख्यतः यानी मेन रूप से जो कि उनके संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि मान लीजिए पिताजी हैं तो उनकी जो पत्नी है या उनका जो बच्चा है, ठीक है, या फिर भाई बहन, इन लोगों से क्या करते हैं, किडनी लिया जाता है। ट्रांसप्लांट में मुख्यतः जो निकट संबंधी दाता के क्रियाशील किडनी का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए भाई बहन हो गया, चाचा हो गया, ताऊ हो गया, ठीक है, बड़े पापा हो गए, भाई हो गया, ये लोग जितने भी हैं, यानी जो एकदम क्लोजली यानी कि आपके ब्लड रिलेटिव है, उनसे किडनी ली जाती है, जिससे कि क्या हो कि जिसके अंदर हम किडनी लगा रहे हैं उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसे अस्वीकार न करें, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें एक जैसा लगभग इम्यून सिस्टम होता है, तो जो हम लोग किडनी उसमें लगाएंगे तो वो उसके साथ मतलब कॉम्पिटेबल रहेगी। ठीक है, जो व्याधि है वो है रीनल केलकलाई। इसमें क्या होता है कि वृक्क में बनी पथरी या अघुलनशील क्रिस्टल लवण के पिंड जैसे कि ऑक्सलेट ये बन जाते हैं, यानी किडनी का स्टोन, ठीक है, ये बन जाता है। किडनी होती है, इसके कार्यों का नियंत्रण हार्मोनों के द्वारा भी होता है, ठीक है, जैसे कि पहला हार्मोन है जो वैसोप्रेसिन, ये क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है, ठीक है, और ये क्या काम करती है, ये एंटी डायूरेटिक होती है, और इसकी उपस्थिति में क्या होता है कि जो किडनी की ट्यूब्स है उसमें जल का अवशोषण की गति बढ़ जाती है, तथा इसकी कमी से क्या होता है, जो यूरिन होता है उसमें ब्लड की यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है। एंटी डायूरेटिक है मतलब क्या, अगर ये जब ज्यादा मात्रा में निकलता है तो क्या करता है कि किडनी में जो खून जा रहा है, छन रहा है, उसमें क्या करता है जल की मात्रा को पूरा खींच लेता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जल की मात्रा खींच लेता है, जिससे जो हमारा यूरिन है वो एकदम गाढ़ा पीले रंग का निकलता है, ठीक है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो जल का अवशोषण, जो पुनः अवशोषण में जल और ग्लूकोज सब सोख रहा था वापस से बॉडी, तो उसको सोख नहीं पाता है और हमको बार बार यूरिन लगने लगता है, क्योंकि हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें ये हार्मोन ना होने की वजह से या कम होने की वजह से उसमें यूरिया के साथ साथ और क्या जाता है, पानी और जाने लगता है, जिससे उसमें प्रेशर बढ़ता है और बार बार हमें क्या होता है, पेशाब लगता है। हमारे अन्य उत्सर्जी अंगों के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि स्किन क्या करती है, स्किन में ढेर सारी स्वेट ग्लैंड होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, जो क्या करती हैं, पसीने का उत्सर्जन करती हैं, और पसीने के द्वारा हमारे जो जितने भी टॉक्सिक हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर हमारा लीवर होता है, इसमें यानी कि यकृत होता है, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों के जो नाइट्रोजनी भाग को यूरिया में बदल देती है, अतः किडनी केवल रुधिर में घुलित यूरिया को रुधिर से अलग करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है, जबकि उत्सर्जन की मुख्य क्रिया यानी कि यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, वो यूरिया का निर्माण होता है यकृत में यानी कि लीवर में, और किडनी क्या काम करती है, मूत्र का निर्माण करती है। जो यकृत होता है वो यूरिया का निर्माण करके रक्त में छोड़ देता है, ठीक है, और रक्त क्या होता है, रक्त वापस कहाँ जाता है, किडनी के पास जाता है। किडनी क्या करती है, रक्त में से यूरिया को छान के मूत्र का निर्माण करती है, और मूत्र के द्वारा क्या करती है, उसको बाहर निकाल देती है।
तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, वो यकृत में होता है, और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वो वृक्क यानी कि किडनी में होता है। अब देखिए जो आरबीसी होती है, जब वो उसका 120 दिन पूरा हो जाता है तो वो भी कहाँ जाती है, स्प्लीन या प्लीहा में जाके इकट्ठा होती है। इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा को हमारे शरीर का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, जितनी भी कोशिकाएं नष्ट होती है वो कहाँ जाती हैं, डंप यार्ड है, ग्रेव यार्ड है, स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है, इसमें जाके इकट्ठा होता रहता है। फिर हमारे लंग्स भी क्या करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं, लगातार करते रहते हैं। अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भी क्या है, लगातार जो लंग्स है वो CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं। अब तो ये बात हो गई मनुष्य और प्राणियों का। अब बात करते हैं पौधे का, कि पौधे कौन कौन सी चीजों का उत्सर्जन करते हैं। तो सबसे पहले पौधे खाना बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। फिर रात के समय क्या होता है, वो ठीक हमारी तरह श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं। फिर इसी तरह पके हुए जो फसलें होती हैं, ठीक है, या फल जो होती हैं, उससे क्या होता है, एथिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। और पौधे क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, जैसे हम लोग अपना टेम्परेचर बनाए रखने के लिए पसीना निकालते हैं, उसी तरह पौधे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पत्तियों में स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पानियों का क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, कड़ी धूप में भी वो अपनी पत्तियों को बचाए रखते हैं, झुलसने से बचाए रखते हैं। कभी कभी बचपन में हम लोग खेल खेल में क्या करते थे, कुछ जो पेड़ होते थे उसको खुरुचे देते थे। ठीक है, अभी भी कुछ लोग बड़े होके भी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, गार्डन में जाते हैं, बाग में जाते हैं और पेड़ों पे खुरुच खुरुच के अपना नाम लिख के आते हैं, जैसे लगता है वहां कौन उसको पढ़ने जा रहा है। तो खुरुचने से क्या होता है, उसमें से आप देखेंगे सफेद रंग का दूध या लिसलिसा सा पदार्थ निकलता है, जिसे रेजिन कहते हैं। ठीक है, अब ये रेजिन में क्या होता है, ये ईथर अल्कोहल में घुलनशील होता है तथा ये वार्निश, लाख या चमड़ा बनाने के काम में आता है। फिर तीसरा उत्सर्जित चीज है गोंद। ठीक है, गोंद क्या होता है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित जो सेलुलोज होता है, इसके अपघटन के स्वरूप क्या बनता है, फलस्वरूप गोंद बनता है। ये पानी में घुलनशील होता है और अल्कोहल में अघुलनशील होता है। अब ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये बबूल और नीम के पेड़ से, और ये एक रबड़ प्लांट आता है, हमारे डाइट में भी रबड़ प्लांट लगा है रॉयल गार्डन में, आप वहां देख सकते हैं, से गोंद प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर आता है लैक्टेस। ये भी क्या होता है, पौधों से ही प्राप्त होता है। ये दूध जैसा दिखने वाला पदार्थ होता है, इसमें प्रोटीन, गोंद, रेजिन, लवण और एंजाइम मौजूद होते हैं। अब लैक्टेस केले में, यूफोर्बिया में लैक्टेस से और क्या बनता है, रबड़ बनती है और अनेक तरह की औषधियां भी बनती हैं। तो आई होप कि मैंने एक्सक्रीशन का सारा पार्ट इसमें कंक्लूड कर लिया है। पौधों में कौन कौन से उत्सर्जन होते हैं और मनुष्यों में कैसा उत्सर्जन होता है, एक कोशिकीय जीव में कैसा होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसा होता है, सिलेंट्रेट में कैसा होता है, कौन से अंग होते हैं, ठीक है, जो उत्सर्जन का काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी हैं। आई होप कि अगर आपका ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मेरा गूगल क्लासरूम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इस पे आधारित जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियो डाले हैं उस पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको आप सॉल्व करके अच्छे से और अपना जो विषय पे पकड़ है उसको बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।